Good morning, 11th class. We are on chapter number 9 of history, the Industrial Revolution, and we have done the basic कि कैसे शुरू हुआ था and why did it actually start in Britain, और फिर इसको ये जो term दिया Industrial Revolution वो क्यों दिया, because there was a very big change that came in the way things were being produced. So that is why we call it as the industrial revolution. And then we saw there were many important factors which actually initiated या जिसके कारण ब्रिटेन में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो इतनी फास्ट स्पीड पे हुआ या सबसे पहले हुआ, उसमें से few of the important things that we have already studied is the presence of coal and iron and how did these people utilize them in their industries so that great production और मतलब production में बहुत ज़्यादा improvement हो सके, ठीक है. So along with this coal and iron तो था ही, but along with them there were many other things which also helped Britain to actually flourish and move on the path of the industrial revolution. तो इसमें अगर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आए, इट इज कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग. वी ऑलरेडी नो कि टेक्सटाइल जो है एट दैट टाइम पीरियड वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और कैसे वो प्रॉस्पेरिटी लाए थे, तो इनिशियली और हम ये देखेंगे कि इंग्लैंड को कितनी एडवांटेज हो गई थी जिसके कारण इंडस्ट्रीज जो टेक्सटाइल से, कॉटन स्पिनिंग और वीविंग से रिलेटेड जो वो इतनी डेवलप कैसे हुई. तो सबसे पहली बात है कि इनिशियली ब्रिटिश जो है दे यूज टू वीव देयर क्लोथ्स आउट ऑफ वुल एंड फ्लेक्स ओनली. फ्लेक्स ओनली बेसिकली ये इनसे वो लोग प्रोड्यूस करते थे लिनन टाइप के क्लोथ्स. बट फ्रॉम द 17th सेंचुरी हम देखेंगे कि जो ब्रिटेन है इट वाज नाउ इंपोर्टिंग लॉट ऑफ रॉ कॉटन. and obviously raw cotton initially India से they were trading on, you can say अपने terms पे only on the basis of trade. बट हमें पता है लेटर ऑन इंडिया के ऊपर कंट्रोल हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है. मतलब पॉलिटिकली ऑल्सो दे बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे बिकेम वेरी अथॉरिटेटिव. तो ऑब्वियसली अब जो अवेलेबिलिटी है कॉटन की वो इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा आसान हो गई थी. they could easily take raw cotton from India and obviously then this was actually which was actually then made into cloth and then it was exported to the other parts of the world. नाउ टिल द अर्ली 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी तक क्या था, जो स्पिनिंग थी ना वो बहुत स्लो प्रोसेस था. इट वाज रियली स्लो. एंड उसके बाद क्या होता था, लाइक हेयर वी विल सी फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्पिनिंग और वीविंग के टाइम पीरियड में बीच में बहुत बड़ा लैग हो जाता था. क्या था, फॉर एग्जाम्पल एज दे हैव टोल्ड अस कि 10 स्पिनर्स लगते थे एंड जनरली ये जो काम है ये कौन करती थी, विमेन करती थी, ओके. इसीलिए हम स्पिनस्टर टर्म यूज करते हैं. तो ये जो 10 स्पिनर्स मिलके जितना यार्न बनाती थी, यार्न इज मेकिंग थ्रेड आउट ऑफ द मटीरियल, यानी कि कॉटन से जैसे कि थ्रेड बनाना, तो यार्न जो है इट इज एक्चुअली थ्रेड. तो उसको जब एटलीस्ट 10 लेडीज या 10 जो स्पिनस्टर मिलके जब स्पिन करती थी तब जाके उसका जो प्रोडक्ट है उसको मिला के एक वीवर जो है वो काम करता था. सो जस्ट अंडरस्टैंड कि वीवर्स जो है वो आइडल बैठे रहते थे until and unless they were provided with the yarn. सो ये एक बहुत बड़ा लैग बैक हो सकता है उनके जब वो लोग इनिशियली ये कॉटन स्पिनिंग और वीविंग के फील्ड में जो भी ये प्रोडक्शन कर रहे थे. तो ऑब्वियसली अब इस जब भी हम देखेंगे कि देयर इज सच काइंड ऑफ सिचुएशन जिसमें प्रोडक्शन जो स्पीड अप नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ वन और द अदर लैग, तो फिर क्या होगा, देन वी विल नोटिस कि इस टाइम पीरियड में क्या होगा, पीपल विल फील द नीड टू ब्रिंग मोर इनोवेशंस. तो इसीलिए टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन बहुत ज्यादा हुई थी इस टाइम पे और जनरली इसी से रिलेटेड थी कि जो गैप बिटवीन यार्न मतलब प्रिपेयरिंग यार्न, डूइंग द स्पिनिंग थिंग एंड देन डूइंग द वीविंग थिंग के बीच में जो गैप था उसको फिल इन कर सके. सो इस चीज को और एफिशिएंट बनाने के लिए इन्होंने कुछ कुछ इन्वेंशन किए, कुछ कुछ टूल्स लेके आए. इसके बाद अलोंग विद दिस व्हाट एल्स डिड दे डू, नाउ दे स्टार्टेड शिफ्टिंग देयर, मतलब जहाँ पे
स्पिनिंग करते थे, इनिशियली दे यूज्ड टू डू इट इन देयर होम्स, बट नाउ दे शिफ्टेड इट टू फैक्ट्रीज. एंड ऑब्वियसली व्हेन वी गो टू अ वर्क प्लेस टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क, ऑब्वियसली अपनी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. And because we know that we have come here to do this particular work only, and when we get the company of people who are doing similar kind of job, and there are other facilities related to your work, then obviously your speed actually increases. So that is what was happening during this time period. अब क्या हुआ, 1780s तक जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी, अब वो कहीं ना कहीं देवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रिटिशर्स ओनली, क्योंकि ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज था वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गई थी, स्पेशली इस सेक्टर में. अब इंडस्ट्रीज जो है इसमें हम देखेंगे और बहुत सारी डेवलपमेंट हुई थी. बेसिक दो फीचर्स कौन से थे, ठीक है, बाकी इंडस्ट्रीज में भी ये अपने को आराम से देखने मिलते हैं, पर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज दिस वाज वन स्पेसिफिक सेक्टर जहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी. क्या था, सबसे पहली चीज थी रॉ मटेरियल जो था ना इनका, वो एंटायरली क्या था, इंपोर्टेड था. जैसे कि रॉ कॉटन की बात करें तो ये एंटायरली का क्या किया गया है, इसको इंपोर्ट किया गया है फ्रॉम इंडिया एंड अदर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन या अदर एरियाज. एंड जो फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है कहाँ पे, ब्रिटेन में, इट वाज एक्सपोर्टेड. सो यू कैन सी देयर इज अ काइंड ऑफ डबल एडवांटेज फॉर दीज पीपल. एंड इसमें ही हम बोलेंगे कि एडेड ऑन चीज ये क्या थी कि ये जो इनका प्रोसेस है ये कंटिन्यू क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज कर लिया था इंडिया को और बाकी कुछ कंट्रीज को. तो इसीलिए जो इनकी सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन है और इनका जो मार्केट है फिनिश गुड्स का, इट वाज कंटिन्यूअसली एंड वेरी स्मूथली गोइंग ऑन, देयर वाज नो प्रॉब्लम इन दिस. तो समवेयर वी कैन से कि जो प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन है, इट हेल्प देम टू रिटेन द कंट्रोल ओवर द सोर्सेज ऑफ द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज ओवर द मार्केट्स. ठीक है, सेकेंड चीज क्या थी, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज थी ना, समवेयर दे वर हेविली डिपेंडेंट ऑन विमेन एंड चिल्ड्रन. मतलब जो मेन वर्क काम करते थे, वर्क जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे, लेबर, वो जनरली कौन होते थे, विमेन एंड चिल्ड्रन होते थे. एंड दिस विल लेटर ऑन विल स्टडी, इट इज अ वेरी नेगेटिव पार्ट और इसके बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली द वर्क प्लेसेज वर नॉट दैट safe and especially for the kids, but this was the system that was existing and we'll see later on how improvement are made in this sector. ठीक है, ये तो हो गया कि बेसिकली किस तरह से कैसे उनको रॉ मटेरियल्स मिल रहे थे और क्या उनकी इंडस्ट्री किस चीज पे बेस्ड थी. बट एज आई सेड कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा इन्वेंशंस हुए थे, बिकॉज क्योंकि थोड़े से ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस थे वो जिस टेक्निक से स्पिनिंग और वीविंग कर रहे थे. सो उससे रिलेटेड कुछ इन्वेंशंस है जिनके बारे में अपने पढ़ेंगे इन यू कैन से ब्रीफली थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं. The first invention or the first machine that we are talking about is the flying shuttle. अब ये जो flying shuttle है ये डिजाइन की थी जॉन के ने 1733 में. इससे क्या हुआ था, इससे ये हुआ था कि नाउ दे कुड वीव ब्रॉडर फैब्रिक्स. ठीक है, लेस टाइम पे ब्रॉड फैब्रिक्स प्रोड्यूस कर सकते थे इस लूम को यूज करके. ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑब्वियसली इसीलिए आपको ज्यादा यार्न की जरूरत है, एंड विच वाज एक्चुअली सप्लाइड टू you, and the fabric that was produced was comparatively broader and was produced in less time. ठीक है, सेकेंड जिस मशीन की हम बात करेंगे, इट इज स्पिनिंग जेनी. स्पिनिंग जेनी was the machine which was made by James Hargreaves in 1765. ठीक है, ये ऐसी मशीन थी जिसमें वन सिंगल पर्सन could spin several threads of yarn simultaneously. नाउ यू अंडरस्टैंड, इनकी जो प्रॉब्लम थी कि यार्न बनाने की स्पीड कम थी, वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही है. कैसे सॉल्व हो रही है कि सिंगल पर्सन जो है वो स्पिन कर पाएंगे सेवरल थ्रेड्स ऑफ यार्न एक साथ, और इसी के कारण जो वीवर्स हैं उनको यार्न जो है वो फास्टर स्पीड पे मिल रही है एज कंपेयर टू द अर्लियर टाइम्स. एंड इसीलिए अब क्या है, जो फैब्रिक है वो कंपेरेटिवली फास्टर स्पीड पे बन पाएगा. नेक्स्ट जो है अपना वो है वाटर फ्रेम. वाटर फ्रेम बनाया था रिचर्ड आर्कराइट ने. इन्होंने बेसिकली क्या किया था, ही इन्वेंटेड दिस वाटर फ्रेम इन 1769, और इन्होंने जो मशीन ये बनाई थी, इसका क्या फायदा था कि इट प्रोड्यूस्ड स्ट्रॉन्गर थ्रेड देन बिफोर.
ठीक है, यानी थ्रेड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई थी इफ इट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर मशीन। और इससे और एक और चीज क्या हो गई थी कि नाउ इट बिकेम पॉसिबल टू वीव प्योर कॉटन फैब्रिक। पहले क्या था, प्योर कॉटन बना नहीं पाते थे, कुछ कॉम्बिनेशन जैसे करते थे लिनन की एंड कॉटन यार्न की, बिकॉज कॉटन जो है वो प्रॉपरली उस पर बन नहीं पाता था, इधर ब्रेक हो जाता था, और बिकॉज ऑफ सर्टन प्रॉब्लम्स प्रॉपरली प्योर कॉटन के फैब्रिक नहीं बना पाते थे वो लोग। बस बट इस मशीन के आने के बाद ऐसा होने लग गया था। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट है द म्यूल, और एक तरीके से निक नेम है मशीन, और इसको इन्वेंट किया था सैमुअल क्रॉम्पटन ने। और इन्होंने भी बेसिकली इस मशीन से भी यही था कि जो यार्न है वो स्पिनिंग, जो उसकी स्पिनिंग है उसके कारण यार्न जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग भी होगा और फाइन भी होगा। फाइन का क्या मतलब है, क्वालिटी वाइज इट विल बी गुड, ठीक है, स्ट्रांग एज वेल एज फाइन। नाउ जो नेक्स्ट है वो है पावर लूम। नाउ इतने सारे जो इन्वेंशंस हुए थे अभी तक, ये बेसिकली हम नोटिस करेंगे क्या कोशिश कर रहे थे, हमने पहले भी बोला था, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। बैलेंस बनाने की कोशिश किसके बीच में कर रहे थे, द टाइम पीरियड दैट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्पिनिंग एंड द टाइम पीरियड देन रिक्वायर्ड, मतलब स्पिनिंग से वीविंग तक पहुंचने का जो बैलेंस नहीं हो रहा था उसको बैलेंस करने का मेन टास्क था। ठीक है, नाउ हम ये भी देखेंगे कि इस चीज को समवेयर और अच्छी तरीके से कैसे फुलफिल किया गया, ये जो गैप है इसको कौन सी ऐसी मशीन आई जिसने बहुत बड़ा चेंज लाया। दिस मशीन वाज पावर लूम। ठीक है, पावर लूम जो है ये इन्वेंट किया था एडमंड कार्टराइट ने 1787 में। एंड ये जो मशीन है इट एक्चुअली वाज अ वेरी वेरी, यू कैन से, ग्रेट इन्वेंशन एज कंपेयर, ऑब्वियसली अर्लियर वन जो है वो भी अच्छे हैं, बट दिस वाज वन विच वाज मेनी स्टेप्स अहेड, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती थी एवरी टाइम द थ्रेड ब्रोक, यानी जब भी थ्रेड टूटा था अपने आप वो रुक जाती थी। एंड इट कुड ऑल्सो बी यूज टू वीव एनी काइंड ऑफ मटीरियल। From 1830s, development in this industry concentrated on increasing the productivity of workers and bringing new machines into use. यानी इस टाइम पे जितनी भी इन्वेंशंस हो रही थी उनका मेन फोकस ये था कि नई मशीन लाना फोकस नहीं था, फोकस उनका ये था कि जो लेबर हमारे पास अवेलेबल है उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो, यानी कि लेबर आउटपुट जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, so this is all about spinning and weaving, and power loom again is an important thing because we can understand कि यहाँ पे it somewhat now started using power for the machinery, that is why it is actually considered one of a great invention of this time period. Okay, so now we actually move on to our next topic which is steam power. Now जो steam power है वो भी एक ऐसा टॉपिक है, और यू कैन से समवेयर वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर which plays really important role when we talk about the industrialization. Okay, now ये रियलाइजेशन एक्चुअली में अब जब सब कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, वो है पावर की, कि पावर कैसे जनरेट हुई, मशीन्स बना रहे हैं हम और उनमें से कुछ जो है वो पावर से भी चलती हैं, अब तो हाउ डू वी जनरेट मोर पावर, तो दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय कमिंग ऑफ द स्टीम पावर। तो ये मतलब रियलाइजेशन की स्टीम जो है उसके आने से लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसका बहुत प्रोग्रेस होगा। ये आई स्लोली एंड ग्रेजुअली, इसमें भी हम देखेंगे एज आई सेड कि हमें व्हेन एवर वी वांट टू डू प्रोग्रेस इन पर्टिकुलर फील्ड तो हम उसके लिए सोचते हैं कि कैसे कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करें, कैसे नया इन्वेंशन लाए। दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड एज वेल। पहले एक्चुअली में ये लोग क्या यूज करते थे, वाटर एज हाइड्रोलिक पावर वाज द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मेनी 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 सेंचुरीज, बट वो सिर्फ एक कुछ लिमिटेड एरिया के लिए थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये थी कि इट वाज नॉट दैट रिलायबल, थोड़ा फ्लक्चुएटिंग था। कैसे फ्लक्चुएटिंग था कि जो सीजन के हिसाब से वाटर की जो अमाउंट ऑफ, हम बोलेंगे कंटेंट या फ्लो है, उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती थी, अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो भी कभी कम ज्यादा हो जाता था। तो दे हैड, इट वाज अ
power that was available to them, a source of energy, but थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग था. तो जब स्टीम पावर आया उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. स्टीम पावर एक्चुअली व्हाट डिड इट प्रोवाइड? इट प्रोवाइडेड हाई टेम्परेचर्स, जिससे क्या अब बहुत सारी मशीनरीज जो हैं उनको आप क्या कर सकते हो, यू कैन वर्क विद दोज मशीनरी एंड दोज मशीनरीज कैन वर्क ऑन दोज पावर, एंड इट विल बी ऑब्वियसली कंपैरेटिवली रिलायबल, और हम बोलेंगे ज्यादा पावर वाला भी होगा, ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा एज कंपेयर टू दी हाइड्रोलिक पावर. So when we by now when we know it is more reliable and it was also inexpensive. ओके मतलब रिलायबल भी है एंड कंपेरेटिवली चीपर भी है. सो ऑब्वियसली नाउ पीपल विल फोकस ऑन वर्किंग ऑन दिस लाइन. अब स्टीम पावर जो है इनिशियली सिर्फ माइनिंग इंडस्ट्रीज में ही यूज होता था, क्योंकि कोल और मेटल जो है उनकी डिमांड इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गई थी, और एफर्ट्स हो रहे थे कि जो माइंस हैं उनमें से ज्यादा कोल एंड मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए. तो एक मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी जो ये लोग फेस करते थे कि फ्लडिंग के टाइम जो पानी है वो बहुत ज्यादा इन माइंस में भर जाता था. सो दे डिड नॉट हैव अ वे how to take this water out of the these mining areas. ठीक है. जब ये प्रॉब्लम इंटेंसिफाई हुआ तो इससे रिलेटेड फिर हम देखेंगे कुछ डिस्कवरीज हुई थी, जिसमें से वी विल टॉक अबाउट थॉमस सेवरी. नाउ इन्होंने एक मॉडल स्टीम इंजन बनाया था जिसको इन्होंने नाम दिया माइनर्स फ्रेंड. ठीक है, यानी कि जो माइन वाले हैं माइनर का फ्रेंड है. और बेसिकली ये इन्होंने क्यों किया था? ताकि माइंस को ड्रेन किया जा सके. ठीक है, और जो फ्लडिंग इश्यूज है उसको सॉल्व किया जा सके. तो समवेयर वी कैन से दैट ही वाज वर्किंग एज अ सेवियर फॉर द पीपल वर्किंग ऑन इन माइंड. ठीक है. नाउ इसके अलावा अब जब एक बार स्टार्टिंग हो गई है डेवलपमेंट की ऑफ दीज काइंड ऑफ मशीन्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टीम पावर, ऑब्वियसली अब और डेवलपमेंट होगी. तो अनदर स्टीम इंजन दैट वाज बिल्ट बाय थॉमस न्यू कॉमन was built in 1712. This had a major defect of losing energy due to continuous cooling of condensing cylinder. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन्होंने जो थॉमस न्यू कॉमन ने जो स्टीम इंजन बनाया था, इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता था. क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी कूल हो जाता था. तो इसकी कंटिन्यूस कूलिंग जो होती थी ना कंडेंसिंग सिलेंडर पे, इसके कारण इसमें हीट लॉस बहुत ज्यादा होता था. तो ये इसकी एक नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हम बोल सकते हैं जो थॉमस न्यू कॉमन ने बनाया था स्टीम इंजन उसका. नाउ अब जो मेन स्टीम इंजन में अपनी डेवलपमेंट हम बोलेंगे हुई थी वाज डन बाय जेम्स वॉट. ठीक है. Now, steam engine that had been used only in coal mines earlier, अब हम देखेंगे कैसे वो एक हर जगह पे और मशीनरीज में इंडस्ट्रीज में भी यूज हो गया. ठीक है. तो ये जो जेम्स वॉट है इन्होंने एक मशीन डेवलप की थी 1769 में. वॉट्स इन्वेंशन converted the steam engine from being a mere pump into a prime mover capable of providing energy to power machines in factories. यानी पहले हमने पढ़ा था इनिशियली जब बना था माइनर्स फ्रेंड और जो फर्स्ट हमारे थॉमस सेवरी ने बनाया था, बेसिकली पंप आउट करने के लिए बनाया था वाटर. बट अब जो स्टीम इंजन है उस वो इतनी ज्यादा पावर जनरेट हो रही है कि उससे क्या हो रहा है कि इट इज एक्चुअली बिकमिंग द प्राइम मूवर, जिससे कि इंडस्ट्रीज मूव कर रही है. ठीक है. सो दैट मीन्स इट वॉज रियली अ ग्रेट डेवलपमेंट. और अब इससे आराम से मशीन जो है इन पावर से चल सकती है. अब ऑब्वियसली जब ऐसा हो गया है तो देयर वर फ्यू पीपल हु वर एडिंग ऑन फ्यू थिंग्स मतलब क्या हुआ कि इसको हेल्प कर रहे हैं कि इसको और डेवलप करो. सो इसको एक वेल्दी मैन्युफैक्चरर थे मैथ्यू बोल्टन, इन्होंने हेल्प की वॉट को, और एंड बेसिकली इनकी हेल्प से एक फाउंड्री क्रिएट हुई थी, सोहो फाउंड्री बर्मिंघम में 1775 में. जब ये हुई यहाँ पे वॉट ने स्टीम इंजन प्रोड्यूस किए, और उसके बाद ये जो स्टीम इंजन है स्लोली एंड ग्रेजुअली
इन्होंने इतने ज्यादा प्रोडक्शन हुए और यूजफुल भी थे हाइड्रोलिक पावर के कंपैरिजन में कि अब इनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, लोग इनको ज्यादा यूज करने लग गए एंड कंपैरेटिवली हम बोलेंगे हाइड्रोलिक जो टेक्नोलॉजी थी, हाइड्रोलिक पावर था, उसको रिप्लेस करने लग गया वॉट का स्टीम इंजन। फाइनली आफ्टर 1800 हम देखेंगे स्टीम इंजन की टेक्नोलॉजीज में और इनोवेशन आए और डेवलपमेंट आए, इसको लाइटर बना दिया गया, स्ट्रॉन्गर मेटल्स के फॉर्म में यूज इसमें किए गए और एक्यूरेट मशीन टूल सब प्रोड्यूस करने लगे। यानी एक स्टीम इंजन के कारण इतने इसको और इनोवेशन लाके और साइंटिफिक नॉलेज ऐड करके दे इम्प्रूव्ड इट एंड मेड इट बेटर एंड बेटर। इतना बेटर हो गया था कि इन 1840 ब्रिटिश की स्टीम इंजन जो हैं दे वर जेनरेटिंग मोर देन 70% ऑफ यूरोपियन हॉर्स पावर। मतलब पूरे यूरोप के हम देखेंगे जितना हॉर्स पावर हमें पता है इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी, तो 70% जो मोर देन 70% ब्रिटिश के स्टीम इंजन प्रोड्यूस कर रहे थे ऑल ओवर द यूरोपियन हॉर्स पावर। ओके, so as such we have done with this topic of steam power as well. The a small box is given on your page number 202 जिसमें वॉट के बारे में बताया गया है कि इन्होंने सिर्फ स्टीम इंजन नहीं इन्वेंट की थी, इन्होंने केमिकल प्रोसेस भी इन्वेंट किया था जिससे हम डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर सकते हैं, समथिंग लाइक ऑफ फोटोकॉपी। ठीक है, फोटोकॉपी मशीन टाइप कॉपी करने के डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा उन्होंने बोला था हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, जो हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी की और पावर की। सो ही वाज द पर्सन हु गेव इट दैट मतलब यूनिवर्सल पावर, और इसका सोर्स हम हॉर्स से ही इक्वेटेड इट एंड देन ही सेड कि जो मेजरमेंट यूनिट है वो हॉर्स पावर है एंड इट शुड बी इक्वेटेड विद द एबिलिटी ऑफ अ हॉर्स टू लिफ्ट 33,000 पाउंड्स 1 फुट इन 1 मिनट। ठीक है, तो ये इन्होंने कैटेगरी रखी कि वॉट का ये जो मेजरमेंट यूनिट है हॉर्स पावर, इट इक्वेटेड द एबिलिटी ऑफ अ हॉर्स टू लिफ्ट 33,000 पाउंड्स 1 फुट इन 1 मिनट। और ये जो हॉर्स पावर उन्होंने उस टाइम दिया था इट इज टिल नाउ यूज्ड एज यूनिवर्सली एज द इंडेक्स फॉर मेजरिंग मैकेनिकल पावर। यानी आज भी हम मैकेनिकल पावर को मेजर करने के लिए हॉर्स पावर का टर्म यूज करते हैं, विच वाज actually stated and told to us by James Watt. So with this we complete this topic, and if you have any doubt relating to the topic of cotton spinning and weaving and steam power, you can come back with your problems and we'll solve all your problems. So see you all in the next class.